कोई डाउट है इसमें? 9 क्वेश्चन नंबर 9। और कोई? 9 and 13 और कोई? दैट्स इट। 9 and 13 ऑनलाइन किसी और को किसी और क्वेश्चन में डाउट है अपार्ट फ्रॉम 9 and 13? 9, 11, 13 ओके, चलो लेट्स सॉल्व द डाउट्स। Three resistors, each of 2 ohm, are connected together so that the total resistance is 3 ohm. Draw a diagram to show this arrangement and check it by calculation. अब इसमें मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है और टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम। थोड़ा सा दिमाग लगाना जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके लिए। सो सपोज आई हैव थ्री resistors, each of 2 ohm, and equivalent resistance is 3 ohm. अगर मैं ये तीनों रेजिस्टर्स को जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम ईच है पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। मतलब नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं सिर्फ एक अंदाजा अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा हूं। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं लाइक उसको मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं, ठीक है? तुम भी लिख सकते हो। इफ वी कनेक्ट all 3 resistors of 2 ohm each in parallel, the equivalent resistance will be less than 2 ohms। कल मैंने ये बताया था, परसों लास्ट क्लास में क्या बोला था मैंने कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन इवन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट किए गए सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ये पैरेलल की खासियत है। मतलब इन तीनों को अगर मैंने पैरेलल में डाल दिया तो टोटल रेजिस्टेंस 2 से भी कम आएगा, लेकिन हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए? मतलब दिस कैन नॉट बी द केस। Hence, they cannot be connected in parallel, है ना? पैरेलल में तो उनको कनेक्ट नहीं कर सकते, एक ऑप्शन हट गया। मतलब अच्छा, व्हाट इफ अगर इन तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6। वो भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? सो लिखो सिमिलरली connecting them in series is also not an option, since the equivalent resistance will be 6 ohms in that case। सही है? तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना भी कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों को पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं कर सकते। व्हाट इफ
ये लिखना नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो। व्हाट इफ दो को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और तीसरे को पैरेलल में रखा? दो को सीरीज में करूंगा तो क्या आएगा? 4। और तीसरा कितना है, उसको कैसे रखूंगा मैं? पैरेलल में। तो तीसरा रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। और वो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है? और ये 2 और 4 पैरेलल में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाँ, मतलब 2 से भी कम हो जाएगा। लेसर देन 2 अगेन, लेसर देन 2 अगेन, मतलब हमें किसी भी हाल में 2 वाले रेजिस्टर को अकेला नहीं छोड़ना है पैरेलल। तो हम एक काम कर सकते हैं, दो 2 को पैरेलल में ले लेंगे और एक 2 को सीरीज में रख देंगे। सो ये कैसे लिखना है देखो आगे। हेंस द ओनली possible way to get equivalent resistance as 3 ohm is to connect two resistors in parallel and one in series with the parallel combination. Hence, the only possible way is to get equivalent resistance as 3 ohm is to connect two resistors in parallel. मतलब एक रेजिस्टर यहां पे, एक रेजिस्टर यहां पे, और उनके साथ एक सीरीज में। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। इसको मैं नाम देता हूं R1, R2, R3। कैलकुलेशन करेंगे अभी इसका, इतना लिखा सबने, ठीक है? तो अब कैलकुलेशन करेंगे इसका। सो देयरफॉर 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ढूंढने का। सो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। सो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1, therefore RP इज इक्वल टू 1, ठीक है? एंड therefore RS इज इक्वल टू RP प्लस R3। RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब ये दोनों रेजिस्टर एक सिंगल रेजिस्टर का काम करेंगे जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, और उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा सीरीज में, तो सीधा ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर RP कितना आया? 1, R3 कितना है? 2, 3 ओम। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन विथ रीजंस कि क्यों ऐसा है। हमने सारे चीजें ट्राई कर लिए, दो सीरीज और उनके साथ एक पैरेलल में, दो पैरेलल में उनके साथ एक सीरीज, तीनों पैरेलल तीनों सीरीज, यही एक काम करता है। बाकी सब में 3 ओम नहीं आता, नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। So this was question number 9. This is how you should explain it. Since your first exam was MCQ based, you all have to, enhance the skill of writing and explaining your answers. If you don't do that, specifically in science, you will lose marks very easily. So ऐसे questions में जहाँ पे आंसर यहाँ पे दे दिया है सस्ते में, इजी में, ऐसे आंसर नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो तुम। अगर ये 3 मार्क का है तो तुम्हें इतना लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और
मैं तो आईसीएससी के साइंस लेवल को सीबीएसई से भी ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि एक तो तुम्हारा लेंथी है ज़्यादा उनसे, और उनका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। सीबीएसई में आराम से मार्क्स मिल जाते हैं साइंस में, आईसीएसई वालों के मार्क्स कटते हैं साइंस में ही। तो मेरे हाथ में दो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं तो तुम्हें पहले से एडवाइस करूंगा कि डोंट डिपेंड ऑन ब्रीफ आंसर्स, दे विल नॉट एंटरटेन यू, यू विल नॉट गेट मार्क्स। खास करके ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू के लिए ट्रेन किया गया अब तक, अब तुम्हें पूरा वो पिछला जो तुम्हारा आदत था लिखने का आंसर्स वो लाना पड़ेगा वापस, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। Okay, so this was question number 9. Now 11, right? Emery? Okay. A combination consists of 3 resistors in series. 4 similar sets are connected in parallel. If resistance of each resistor is 2 ohm, find the resistance of combination. तो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, और ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और हर एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, तो मैं ड्रॉ करूंगा पहले। ठीक है, ये है R1, R2, R3, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, therefore RS will be 2 plus 2 plus 2 which is 6 ohm। और ऐसे 4 RS पैरेलल में है, तो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा इसको, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं RS 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 4। RS की वैल्यू पता है हमको, तो अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें। सो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय RS प्लस 1 बाय RS प्लस 1 बाय RS प्लस 1 बाय RS। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय RP इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 बाय RS, करेक्ट है ना, या 4 बाय RS भी लिख सकते हैं। So 1 by Rp is equal to 4 by 6. So therefore Rp is equal to 6 by 4. 2 3s are 2 2s are 1.5 ohm. This is the equivalent resistance in parallel. डायग्राम जरूरी है, डायग्राम्स तुम्हें मार्क्स देंगे। मतलब सर्किट डायग्राम आएगा तो बनाना ही बनाना है डायग्राम। डन।
नेक्स्ट 9 डन, 11, उसके बाद 13, राइट। Calculate the effective resistance between points A and B in the circuit shown in the figure. Very nice. Yeah. तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा पता है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो सही है, लेकिन यू कैनॉट पेयर एनी रेजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल विथ एनी रेजिस्टर, नहीं, तुम्हें राइट पेयरिंग करनी पड़ेगी। फॉर राइट पेयरिंग यू नीड द राइट पाथ, you need such paths where the current does not change. So such one of the such paths is this path. See, ऊपर से जब करंट गुजरेगा 1 और 1 में से, तो they are all, the current will not change, so they are all in series. So you can, what you can do is you can draw them like this, or you can make one resistor of 3 ohms at the top, ठीक है। वैसे ही बॉटम में एक रेजिस्टर बना सकते हो तुम। कैन यू टेल मी, बॉटम में ये तीनों को अगर मैं कंसिडर करूं, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम को सीरीज में कंसिडर करूं, तो बॉटम में जो रेजिस्टर आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 ओम। परफेक्ट। तो ये दोनों तो पैरेलल में है ही। इनके साथ साथ और एक रेजिस्टर पैरेलल में है जो मिडल वाला है, जो कितना है? 2 ओम। अच्छा, इसके लेफ्ट में भी एक रेजिस्टर है विच इज 1 ओम, और इसके राइट में भी एक रेजिस्टर है विच इज 1 ओम। लेकिन लेफ्ट और राइट को भी मत गिनो, पहले ये जो मिडल वाला कॉम्प्लिकेशन है ना इसको सॉल्व करो, ठीक है। सो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। R1, R2 और R3 क्या है? पैरेलल में, तो पहले उनको खत्म करो ना, फिर वो बाकी के 1 1 के साथ उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में हो जाएगा। तुम्हें समझ में आया? सो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, दैट इज 1 बाय RP। 1 बाय R1 क्या है? 1 बाय 3। 1 बाय R2 क्या है? 1 बाय 2। 1 बाय R3 क्या है? 1 बाय 6। 3 2 जा, 2 3 जा, 6 1 जा। So 1 by RP is equal to 2 plus 3 plus 1 by 6. So 1 by RP is equal to 6 by 6. So RP is equal to 1 ohm. मतलब ये तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना आया? 1 ohm. तो अब मेरी जो सर्किट होगी ना, इट विल बी सिंप्लीफाइड एंड वी कैन ड्रॉ इट एज दिस। और यहाँ पे लेफ्ट में 1 ओम रहेगा, मिडल में 1 ओम रहेगा और राइट में 1 ओम रहेगा। समझा? अब तीनों सीरीज में आ गया, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 ओम। खत्म। सिंप्लीफाई द सर्किट स्लोली, एक एक करके, फिर हो जाएगा सॉल्व। So this was question number 13. कोई और डाउट किसी को? Okay. Okay, now some more questions which I am not given in the homework till now. ओके, मुझे ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए इसका सिर्फ सिंप्लीफाइड फिगर चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं?
ऊपर कितना आएगा? वेरी गुड, 5। क्यों? क्योंकि ये 3 और ये 2 सीरीज में ऐड हो जाएंगे। बीच में कितना आएगा? वेरी गुड। और नीचे कितना आएगा? और इन तीनों को किस में लेना है? पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 से भी कम आएगा। सबसे छोटा 5 है ना, तो 5 से भी कम, 3 ओम आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करना सीखो, सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा। ये वाला देखो, ये वाला भी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ये मेरे अगर जंक्शन पॉइंट्स है ए और बी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसमें सिंप्लीफिकेशन ऐसा होगा सर्किट का, ऊपर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा और नीचे एक बचेगा। अगर ये 2 पॉइंट में लेता हूं, ऊपर कितना हो जाएगा? नीचे, और ये दोनों। और अगर बोला है कि जंक्शन पॉइंट को ए और सी लेना है, तो क्या करोगे तुम? ए और सी के ऊपर ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, टोटल कितना हो जाएगा? 4। और नीचे 4 और 4 और 4 पैरेलल में 2। बहुत इजी है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 31, दीज आर ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन, ऑल ऑफ देम आर चैलेंजिंग। तो इसमें से मैं सिलेक्टेड करूंगा। 20 से लेके 31 की बात कर रहा हूं, और बाकी के सब मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, 20 से लेके 31। Let's get ready for this. They are all important, all of them, क्योंकि ये सब टेस्ट करेंगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट, हाईली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टेक्निकल क्वेश्चंस। 2 resistors of 2 ohm and 3 ohm are connected in series and in parallel. 2 केस दिए with a battery of 6 volt and negligible internal resistance. For each case, draw a circuit diagram and calculate the current through the battery. मतलब बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है, 2 ohm and 3 ohm. So first case ऐसा होगा, 2 ohm 3 ohm बैटरी। सेकेंड केस ऐसा होगा, 2 ohm 3 ohm पैरेलल में बैटरी। 2 ohm 3 ohm 2 ohm 3 ohm। केस ए, केस बी, 6 वोल्ट का बैटरी। मैं जो बोल रहा हूं मुझे कैलकुलेट करके बताओ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस एंड दिस केस। What is the equivalent resistance in the first case? 5 ना, सीरीज में। सेकेंड केस 1, 1.2, 6/5 है ना, 6/5 विच इज 1.2। इज इट करेक्ट? चेक करो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। 1/RP is equal to 1/2 plus 1/3, that is 3 plus 2/6, 1/RP, RP is 6/5 which is 1.2। 1.2 आया? ओके, अब दोनों केस में मेरे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है रेजिस्टेंस है, मुझे करंट ढूंढना है। सो V इज इक्वल टू आई आर यूज करेंगे, ओम्स लॉ। सो I इज इक्वल टू V बाय R यूज करेंगे,
दोनों केस में। V क्या है 6, R क्या है 5, यहाँ पे V क्या है 6, R क्या है 1.2। बताओ 6/5 आया वापस 1.2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। वेरी गुड। कौन से केस में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है? विच यू विल प्रिफर? पैरेलल ऑफ कोर्स, है ना। सर्किट से ज्यादा करंट ड्रॉ कौन सा कॉम्बिनेशन कर पा रहा है? पैरेलल, बिकॉज पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है तो ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी प्रिफर ओनली पैरेलल ओवर सीरीज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। मतलब सीरीज पैरेलल तो है ही, एक स्टेप आगे चले गए। अब हम 2 स्टेप आगे जाएंगे। सीरीज पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ओम्स लॉ अप्लाई किया। अब हम ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे सीरीज पैरेलल के साथ। सो द क्वेश्चंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। यस, नहीं, क्यों? हाँ, हम्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू ट्राई। हमने कौन सा किया अभी? 20 वाला ना। why are we doing 21? Let me give you some idea. हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना 20 वाला, उसमें ही थोड़े मुझे क्वेश्चन पूछने हैं तुमसे, बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ मी ट्राइंग न्यू क्वेश्चंस एंड यू नो they are actually for you. So let me Control Z. थैंक यू, थैंक यू। ये तो वापस ड्रॉ करना पड़ता। ओके, in the first case, if I ask you what is the potential difference across 2 ohm resistor, मतलब अगर मैं यहां पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो इसमें रीडिंग क्या दिखाएगा? तुम्हें समझा क्वेश्चन? समझा? डू यू रिमेंबर आई हैव टॉट यू द डेरिवेशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, सीरीज में करंट सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट। व्हाट इज डिफरेंट फॉर द सर्किट? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, voltage is different, and those voltages add up to give you the final terminal voltage. यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज 6 है ना, तो 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है और 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उनका सम 6 वोल्ट जितना आना चाहिए। मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग है। हाउ यू विल फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर? टेल मी, मुझे किसके अक्रॉस वोल्टेज ढूंढना है? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो है ना मेरे पास। कितनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू? वोल्टेज मिसिंग है। डू आई नो द करंट थ्रू 2 ohm resistor? Yes, I just found the current. How much is the current? पूरे सर्किट में 1.2 एम्पियर करंट है। सो V इज इक्वल टू आई आर। I कितना है? 1.2 इंटू 2 कितना होता है? 2.4 वोल्ट। मतलब 6 वोल्ट में से 2 ओम रेजिस्टर को कितना वोल्टेज अवेलेबल है? 2.4 वोल्ट।
और 3 ओम को? देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट विद द सेम मेथड. कैन यू फाइंड आउट? 3 ओम 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये मेरा क्वेश्चन है. सॉरी, डिड यू कैलकुलेट और डिड यू? नो, वो नहीं करना था, वो तो ठीक है. आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, डोंट सब्ट्रैक्ट इट. वो तो इजी वे है, वो तो मुझे चेक करना है कि एक्चुअली वैसा होता है कि नहीं होता है, कि वोल्टेज डिवाइड होता है. आ रहा है? कितना आया? 3.6. 3.6. 3.6 है. 3.6 प्लस 2.4 कितना होता है? तो 6. इसका मतलब है कि जो थियरी है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, हमने क्या लिखा था याद है डेरिवेशन में? एक्सपेरिमेंटली it has been found that voltage across each resistor is getting divided in series and V1 plus V2 plus V3 is equal to V. फिर ओम्स लॉ अप्लाई किया था, फिर I को कॉमन निकाल के कट किया था, फिर मिला था R is equal to R1 plus R2 plus R3. You remember the derivation? So उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे. ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया सीरीज में. तुम्हें पूछेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर कितना है. पैरेलल में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं. मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद है? यहाँ से करंट जाता है ना, तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे बन जाएगा I1, यहाँ पे बन जाएगा I2. तो तुम्हें पूछेंगे I1 और I2 कितना है. पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नॉलेज है क्या कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्टेज कितना होगा? 6 वोल्ट ही रहेगा. क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको सेम वोल्टेज मिलता है विच इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज I1, हाउ यू विल फाइंड? ओम्स लॉ अप्लाई करके. V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाय R. सो I1 ले लेंगे हम लोग और V की जगह ले लेंगे 6 और R की जगह I1. तो V बाय R1, V कितना है? 6. R1 कितना है? 2. 6 बाई 2 कितना आएगा? 3 एम्पियर. तो अब तुम लॉजिक से बता सकते हो I2 कितना होगा. टोटल करंट कितना है? 5 एम्पियर. तो अगर 5 में से I1 मतलब 3 एम्पियर ऊपर चला गया तो नीचे कितना जाएगा? कैलकुलेट करके चेक करो. 2 एम्पियर. ओम्स लॉ लगा के चेक करो. मतलब I2 इज इक्वल टू V बाय R2 में डाल के. V कितना है? 6. R2 कितना है? 3. आया? सर निकाल लिया 2 एम्पियर. तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. डोंट बी कंफ्यूज, यू हैव टू वेज ऑफ सॉल्विंग. एक तो एक करंट निकाल के दूसरा टोटल करंट से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक वोल्टेज निकाल के दूसरा टोटल वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट कर दो, और या फिर दोनों में सेपरेटली ओम्स लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट करो. यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, ये समझा तुम्हें लॉजिक इस क्वेश्चन का? तो इसी के ऊपर जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन है 21 वाला. 21 is your homework. Please mark. You have the same question in your book, right? B 21 वाला सीरीज में है, 22 वाला पैरेलल में है. सेम 4 and 6 ओम वाला, सेम एग्जैक्टली सेम. ट्वेंटी थ्री. चलो ये करते हैं. पहले तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तुम्हें खुद को कैलकुलेट करना है. तुम्हें स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पता है, सॉरी कैपिटल आर की वैल्यू नहीं पता है. क्या क्या पता है तुम्हें? 4 वोल्ट की बैटरी है,
टोटल करंट 0.4 एम्पियर है। मिल जाएगा, मिल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। किसी को अगर आइडिया आए तो प्लीज मुझे बताओ। इफ anyone has any idea please discuss with me. Don't look at the answer and tell कि मेरे को आ गया, मुझे आइडिया चाहिए। V is equal to IR। V क्या लोगे और I क्यों तुमने 0.4 एम्पियर लिया? क्योंकि दिस इज द सर्किट, द करंट इन द टोटल सर्किट. This ammeter is not connected with 20 ohm or R. It is connected with both. Again 4 volt is the total potential difference, that is terminal voltage. ठीक है, so V is equal to IR अगर यूज करेंगे so I is equal to V by R हो जाएगा. I is equal to सॉरी R निकालना है अपने को, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. यस टेन ohms. वैल्यू ऑफ कैपिटल R ये कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ कैपिटल R ये वाला तुम बोल रहे हो ये है, ये नहीं, ये टोटल रेजिस्टेंस है. कैपिटल R इज रेजिस्टर इन पैरेलल कनेक्टेड. कितने रेजिस्टर है पूरी सर्किट में, कैसे कनेक्टेड है? टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर? 1/10 माइनस 1/20. रुको भाई, ऐसे मत बोलो, तुम ऐसे बोलो ना, 1/RP इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/R. यू नो 1/RP? या ये RP ये तो निकाला ना मैंने अभी, 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो 1/10 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/R. बताओ R कितना होगा? 20 ohm. The current flowing in R. I is equal to V by R से निकल जाएगा सर. अच्छा, I is equal to V by R. Okay, I agree with you. V क्या लोगे? क्यों 4? Because both the resistors are सर पूरा connected in, वोल्ट. because both the resistors are connected in parallel, they will get the full terminal voltage. So volt 4 volt होंगे voltage और resistance होगा उसका 20. फोर बाई 20, 2/10, 0.2. हम्म 26 भी करेंगे हम लोग, अभी करेंगे. 25 स्किप करो, नहीं करोगे तो चलेगा. मैं ये संडे एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हूँ. A cell supplies a current of 1.2 ampere through two resistors, each
of 2 ohm connected in parallel. ओके, तो ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन में करंट कितना है? 1.2 एम्पियर। जब ये दोनों रेजिस्टर को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो करंट हो जाता है 0.4 एम्पियर। तो पूछा है कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस इज द क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। एक ही सेल है, सेल एक ही है। देखो, सबसे पहले कैन आई फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP in the first case? Yes, sir. 1 by RP is equal to 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1 ohm. 1, तो RP भी 1 होगा। तो can I find the terminal voltage? V is equal to I into RP, that is 1 into 1.2, 1.2 volt. This is the terminal voltage, correct? Okay. Second case में what is RS? 4 ohm. Why? Because these two are in series. What is the voltage? Terminal voltage IR. IR कितना होगा? 0.4 times 4, correct है? Which is 1.6 volts. दोनों केस में टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग आ रहा है। मुझे ढूंढना है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। Sir, in the parallel one, we can find the EMF by I multiplied by RP plus RS. नहीं, एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR का, एक फॉर्मूला था। सो मैं V की जगह पे एप्सिलॉन लूंगा, I की जगह पे I ही रखूंगा, लेकिन ये जो I है ना उसको मैं IP नाम दे दूंगा क्योंकि वो पैरेलल का करंट है और ये IS, ठीक है। सो एप्सिलॉन इज योर EMF, I की जगह IP, ब्रैकेट में RP प्लस स्मॉल r, करेक्ट। सो EMF नहीं पता है, IP है 1.2, RP है 1 प्लस स्मॉल r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन और एक इक्वेशन बनाएंगे। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.2 स्मॉल r। सो एप्सिलॉन माइनस 1.2 स्मॉल r इज इक्वल टू 1.2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या किया मैंने, पता चला तुमको? मैंने ये जो फर्स्ट केस है ना उस पे मेरा EMF वाला फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट केस में, सिर्फ फर्स्ट केस में। अब ये सेम चीज मैं सेकंड केस में भी करूंगा। क्या होगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू IS ब्रैकेट RS प्लस स्मॉल r। एक ही बैटरी है, यह एक ही सेल है जिसको पहले दो रेजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड है उधर कनेक्ट किया,
और फिर सीरीज में कनेक्ट किया, तो एप्सिलॉन और स्मॉल आर सेम ही रहेगा, सिर्फ आईपी आरपी ISRS वो चेंज होगा। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू IS कितना है 0.4, RS कितना है 4 और स्मॉल r, ठीक है। सो एप्सिलॉन, हमें V ढूंढने की क्या जरूरत थी, वो तो पूछा भी नहीं था, है ना। टर्मिनल वोल्टेज तो पूछा भी नहीं था, ठीक है। इससे आना चाहिए आंसर। 0.4 into 4 is 1.6 plus 0.4 R. So epsilon, एक्चुअली हम लोग ना इसी को इक्वेट कर सकते हैं, सब क्या जरूरत है, इसकी जरूरत भी नहीं है। इसी को इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और इसी को इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। नाउ वी कैन इक्वेट। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 1.2 प्लस 1.2 R, और यहाँ पे क्या आएगा 1.6 प्लस 0.4 R, ठीक है। सो 1.2 R माइनस 0.4 R इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1.2। 1.2 R माइनस 0.4 R कितना होता है 0.8 R, और ये 1.6 माइनस 1.2 0.4। सो R इज इक्वल टू 4/8 विच इज 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 0.5 ओम। अब ये स्मॉल r की वैल्यू जो मुझे मिली है, ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा किसी भी एक इक्वेशन में। देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.2 प्लस 1.2 टाइम्स स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0.5, दैट इज 1.2 प्लस 0.6, राइट, दैट इज 1.8 वोल्ट्स। हमारा टर्मिनल वोल्टेज 1.2 और 1.6 है, एप्सिलॉन उनसे ज्यादा है। यस, वी आर करेक्ट। विल स्टिल चेक द आंसर। स्मॉल r is 0.5. Sir, it is correct. Yes, it is correct. बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं आया कि सीरीज पैरेलल से सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस और एप्सिलॉन EMF पूछ लेंगे। एंड देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला, यू हैव टू फॉर्म टू इक्वेशंस, simultaneous linear equation, and then compare them and simplify and get both the values out. So this was, I think, one of the most challenging question. (27) A battery of EMF 15 volt and internal resistance 3 ohm is connected to two resistors 3 ohm and 6 ohm connected in parallel. Diagram compulsory है। 3 ohm 6 ohm, यहाँ पे डॉटेड लाइन।
बैटरी का ईएमएफ है 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम. So EMF is equal to 15 volt, internal resistance is equal to 3 ohm. Find the current through the battery, potential difference between the terminals of the battery. Okay, current through the battery मतलब पूछा है I, फिर पूछा है टर्मिनल वोल्टेज, और क्या पूछा है, करंट इन 3 ओम रेजिस्टर. देखो यहाँ से I जाएगा तो ये बाइफरकेट होगा, यहाँ पे I1 बन जाएगा और यहाँ पे I2 बन जाएगा. सो तुम्हें I1 भी पूछा है, ठीक है. करंट इन 6 ओम रेजिस्टर भी पूछा है, मतलब I2 भी पूछा है. I2 निकालना इजी है, I माइनस I1 करके भी निकल जाएगा. चलो कैसे करेंगे तुम लोग भी बताओ मेरे को. नियति, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? चलो, वेरी गुड. विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP. प्लीज फाइंड एंड लेट मी नो हाउ मच इज इट. टू ओम. वेरी गुड. 2 ohm. ओके, 2 ओम आ गया तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब क्या करोगे? एप्सिलॉन इज इक्वल टू I हाँ, I ब्रैकेट RP प्लस स्मॉल r. क्योंकि तुम्हारे पास एप्सिलॉन है 15, तुम्हारे पास I नहीं है, RP है अभी निकाला 2, स्मॉल r है 3. कितना आएगा I? सर I आएगा 3 एम्पियर. 3 एम्प. वेरी गुड. I आ गया. अब टर्मिनल वोल्टेज, कम ऑन, V इज इक्वल टू, वेरी गुड, I इंटू RP. I कितना है? 3. RP कितना है? 6 volts. 2. यस, 6 वोल्ट्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब आया I1. कैसे? वेरी गुड. तो तुम बोल रहे हो कि V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 ले लेंगे, ओम्स लॉ. V1 मुझे पता है कितना है, 6 टर्मिनल वोल्टेज. I मुझे नहीं, सॉरी, I1 ले लेंगे ना हम लोग, V नहीं, V1 नहीं, V ही रखेंगे इसको. सर I इज इक्वल टू V बाय R से आ जाएगा. हाँ वही है, 2 एम्पियर्स आंसर है सर. ठीक 6 है. by 3. सो I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, R1 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम. सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 2 एम्प्स. तो डायरेक्टली I2 निकाल सकते हो तुम. कितना होगा I2? टोटल करंट 3 एम्पियर है, जिसमें से I1 ऊपर चला गया 2 एम्पियर, तो बचा कितना? 1 एम्पियर. कैलकुलेट करके भी वही आया. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डीलिंग विथ सीरीज, पैरेलल, EMF, internal resistance, terminal voltage, everything all together in one question. These type of questions you have to master. ये तुम्हें आने चाहिए, effortlessly, easily आने चाहिए. अगर ये आ रहे हैं तो तुम्हें आता है फिर. सेम चीज है, होमवर्क है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है.
29 भी होमवर्क है, उसकी फिगर दी है। थर्टी और 31 भी होमवर्क है। एक मिनट, लेट्स गो अहेड, कम ऑन। So this is the last part you were talking about ना, C part, yes. So पहले जो बुक थी ना, मेरे पास जो बुक थी पहले, I was little confused because this part was in the next chapter, that is household circuits. Household circuit में ये part को डाल दिया था, और फिर वो लोग ने चेंज किया और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये part को डाल दिया. But it is the same part, there is no change and it's absolutely the same part. मोस्टली थियोरेटिकल है, थोड़ा बहुत फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस है, थोड़ा बहुत. जितना हमने पहले पार्ट में किया उतना नहीं है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में है. नाउ यू शुड बी अवेयर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन अ चैप्टर इन फर्स्ट टर्म, वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स चैप्टर 2, वर्क एनर्जी एंड पावर, और उसमें तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ब्रीफली एक इंफॉर्मेशन ली है. सो हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूजफुल टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ. द एनर्जी रिक्वायरमेंट, अनुष्का पांडा इज सेइंग दिस फुल यूनिट इज डिलीटेड. एक मिनट मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग. So in our day-to-day life we use electrical energy but we don't use it directly. जैसे अगर very funny example maybe, जैसे अगर मैं जाता हूँ कोल्ड रीजन, हिमाचल, बर्फ गिर रही बाहर, ठीक है, और मेरे को चाहिए वार्मथ, तो मैं सीधा प्लग से कनेक्ट करूंगा और बगल में डाल दूंगा, चालू कर दूंगा स्विच, गर्म हो जाएगी बॉडी. ऐसा नहीं करता कोई भी. यू कांट डू दैट, ओके, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. यू कांट डू दैट. तुम क्या करोगे, तुम हीटर को स्विच ऑन कर दोगे, हीटर को कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से. सो व्हाट यू डू इज यू डोंट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इट इज इन द फॉर्म इट इज अवेलेबल. पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट ह्यूमन फ्रेंडली, इट कैन किल यू. So you have to convert electric energy into a useful form of energy and then utilize it. जैसे फैन ऑन करते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाइट इलेक्ट्रिक टू लाइट. वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होके फिर हमें यूजफुल बनती है, वो यूजफुल फॉर्म में आती है, ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय अस बट नॉट डायरेक्टली आफ्टर वी कन्वर्ट इट इनटू अ यूजफुल फॉर्म. तो ये एनर्जी डेफिनेटली हम यूज कर रहे हैं, राइट? तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिक का बिल आता है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रूफ है कि तुमने कुछ यूज किया है गवर्नमेंट का एनर्जी. तो कहाँ से कितना यूज किया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका कोई मेथड क्या है? मतलब हाउ यू विल फिगर आउट कि तुमने कितना, जो तुमने बिल भरा है उतना तुमने एनर्जी यूटिलाइज किया है या नहीं किया है. सो उसका एक मेथडोलॉजी है, ठीक है. नेक्स्ट टाइम घर पे अगर ज्यादा बिल आता है तो सीधा बोलना, पापा 1 मिनट बिल लाओ. हाँ, अच्छा, तो फॉर्मूला है, ओके, यस, मुझे नहीं आता है, मैं आता हूँ फिजिक्स क्लास करके सीख के आता हूँ. तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो, क्योंकि तुम शो ऑफ कर सकते हो घर पे जाके. ये बिल ज्यादा है. यू गाइज डोंट वरी, आई विल टेक केयर. ओके, ठीक है, लिख लेते हैं, सारे डेरिवेशन लिख लेते हैं यहां से. डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. ये सबसे पहला एक हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हें शुरुआत में ही मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट ए में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दिया था. 9th में भी हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू.
राइट? यही फॉर्मूला से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिराइव करेंगे. सो वी नो दैट V is equal to W by Q and therefore W is equal to V times Q. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू है. बट इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तुम्हें और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, I is equal to Q by T. Do you know this formula? I is equal to Q by T किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक करंट का. तो Q is equal to I times T होता है. तो ये Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं. ये Q की जगह पे हम I into T लिख सकते हैं. So W, that work done, you should know, you should be aware that work done is equal to the energy supplied or energy utilized. है ना? वर्क डन और एनर्जी सिनोनिम्स है. वही वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था हमने. सो वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इज इक्वल टू V I T. ये तुम्हारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. वर्क डन by the electrical energy or electrical energy consumed is VIT. ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है, नंबर 1. इसके और भी वर्जन्स हैं. वर्जन्स बहुत सिंपल है, हम लोग ओम्स लॉ से ही निकाल सकते हैं. तो तुम्हें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है. तो हम लोग V की जगह अगर IR डाल दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? IR टाइम्स IT, मतलब I स्क्वायर RT. फॉर्मूला नंबर 2. समझा क्या किया? वोल्टेज को मैंने करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिया और एक नया फॉर्मूला बन गया. और एक चीज कर सकते हैं, we can represent current in terms of voltage and resistance. So we know that current is equal to V by R. अगर मैं इस फॉर्मूला में करंट की जगह पे ये वैल्यू डाल दूं, ठीक है, सो एनर्जी कितना हो जाएगा? V टाइम्स V by R टाइम्स T, दैट इज V स्क्वायर T by R. फॉर्मूला नंबर 3. अब सारे फॉर्मूला एक साथ देखो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू VIT, नंबर सर 1. मुझे फॉर्मूला नंबर 3 समझ नहीं आया. बताता हूं. फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आया तुमको ऋषि? यस सर. ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल्स टू IR. तो I इज इक्वल टू V बाय R होगा. यस सर. तो अगर मैं VIT फॉर्मूला में, फर्स्ट फॉर्मूला में I की जगह पे V बाय R डाल देता हूं, तो क्या बनेगा? V इंटू V स्क्वायर इंटू T बाय R. V स्क्वायर T बाय R है कि नहीं? ओके. सेकेंड फॉर्मूला I स्क्वायर RT और थर्ड फॉर्मूला V स्क्वायर T बाय R. अगर तुम ध्यान से देखोगे सारे फॉर्मूला, तो सब में टाइम है. देयर इज टाइम इन एवरी फॉर्मूला. एवरी फॉर्मूला हैज गॉट टाइम. बट फर्स्ट फॉर्मूला में क्या मिसिंग है? रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ V एंड I. सेकेंड फॉर्मूला में क्या मिसिंग है? V. सो सेकेंड फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ I एंड R. और थर्ड फॉर्मूला किसके टर्म्स में है? V और R. क्या मिसिंग है? I. तो जो सिचुएशन है वैसा फॉर्मूला यूज करो तुम. तीनों एक ही क्वांटिटी के फॉर्मूला है, सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूला है. जो सिचुएशन, जैसा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, तुम वो यूज कर सकते हो. ठीक है. सो ये 3 मेजर फॉर्मूले हैं जो पहले हमको समझना है. ओके. इसके बाद ओके, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली. सो इसका जो SI यूनिट है वो जूल है. SI यूनिट.
जूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। एंड व्हाई इलेक्ट्रिकल पावर इज इंपॉर्टेंट? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन योर होम you consume a certain amount of electrical energy every day, but the rate of consumption is not same every day. It might be very high in the evening when you on all the lights, or it might be very high during summer time, summer evenings where you have to on the lights, also the ACs. ठीक है, मतलब the rate of consumption of energy is variable throughout the day, so you should know the rate of consumption of energy. So power is that rate of consumption of energy. Electrical power, लिखो और एक टॉपिक दे दो, इलेक्ट्रिक पावर, the rate at which electric energy is consumed. The rate at which electric energy is consumed. So electric power is equal to electric energy upon time. ये फॉर्मूला है पावर का। अब इससे तीन और फॉर्मूले बनते हैं। ये तो इसका मेजर फॉर्मूला है, लेकिन इसके तीन और फॉर्म्स है। एक फॉर्म है, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? VIT। सो ये हो जाएगा VIT बाई टी, टी कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक पावर का पहला फॉर्मूला है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट इज इलेक्ट्रिक पावर। इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है एनर्जी का, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर आर टी। सो I स्क्वायर आर टी बाई टी, सो सेकेंड फॉर्मूला है I स्क्वायर आर। थर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, थर्ड फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर टी बाय आर, और इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर का थर्ड फॉर्मूला आएगा V स्क्वायर बाय आर। So it's very easy to remember all the formulae for electric power. You just have to remove time. टाइम निकाल दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तीन फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, उसमें से टाइम रिमूव कर दो, VI, I स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर, दैट बिकम्स योर इलेक्ट्रिक पावर। P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R. अगेन मैं यही बोलूंगा, जो सिचुएशन है उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करो, यू विल फाइंड द आंसर। देयर आर सम वेरी वियर्ड सिचुएशंस वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड विच फॉर्मूला विल बी अप्रोप्रिएट। ऐसा नहीं है कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में एक सर्टेन वे से जाना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, विल डिस्कस दैट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। इसका जो SI यूनिट है दैट इज ओके, मेरे को बताओ एनर्जी का SI यूनिट क्या है? जूल। जूल। और टाइम का SI यूनिट क्या है? तो बेसिकली इसका SI यूनिट है जूल पर सेकेंड, बट इसको हम जूल पर सेकेंड नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉट, WATT। पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा है। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। 1 watt is the rate of power consumed when 1 joule of energy is utilized in 1 second। ये 1 watt का डेफिनेशन है।
पावर कंज्यूम्ड 1 वॉट कब होता है? जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में यूटिलाइज हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं पावर 1 वॉट है। इसमें एक चीज है जो तुम रिलेट कर पाओगे, सिंपल चीज है। आई डोंट नो इफ आई हैव इट, आई हैव जस्ट मोमेंट। दिस इज एलईडी बल्ब। ठीक है, इसके ऊपर ना कुछ प्रिंटेड होता है, कुछ चीज। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो यू वोंट सी इट लाइक प्रॉपरली, बट दे हैव रिटन सम स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन में वो लोग ने लिखा है, जो मतलब का हमारी चीज है, दैट इज 7 वॉट। तुम जब दुकान में जाते हो ना बल्ब लेने, तो पूछते हैं तुमसे कितने का चाहिए, मीन्स कितने का चाहिए मतलब कितने वॉट का चाहिए यार, कितने वॉट का बल्ब 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 चाहिए, कितने वॉट का, मतलब तुम्हें कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, बल्ब कहाँ लगाना है बे, बल्ब बाथरूम में लगाना है, कॉरिडोर में लगाना है, हॉलवे में लगाना है, बालकनी में लगाना है। क्यों ऐसा पूछते हैं? बिकॉज हर एक बल्ब का जो illumination power होता है वो अलग अलग होता है। There are larger sizes of bulbs available than this one. There are smaller ones also available. If you go for LED bulbs, certain bulbs will give you certain brightness, and they are sufficient for some area. Like yeah, the LED which you see over here, each of them is 22 watts. Each one in my classroom, and there are total 8. So there is enough, like enough. And this one bulb, this is 7 watt, just 7 watt. ठीक है, सो ये वॉटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन लिखी है, दैट इट वर्क्स बिटवीन द वोल्टेज ऑफ 220 एंड 240, एंड या इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 51 मिली एम्पियर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम्हें पता चलेगा। ये इसका पावर है, 220 वोल्ट्स इसका टर्मिनल वोल्टेज है जिस पे काम करेगा ये, और जो करंट ये ड्रॉ करेगा दैट इज 51 मिली एम्पियर। 51 टाइम्स 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये इसका करंट वोल्टेज करंट रेटिंग है, इसको बोलते हैं VI रेटिंग। ये मैंने सिर्फ एक बल्ब का एग्जांपल दिया है तुम्हें, सिर्फ एक बल्ब का। ये चीज हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में होती है, सिर्फ बल्ब में नहीं होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस तुम मार्केट से खरीदोगे ना, they will have to print these specifications on that appliance. If they don't, how you will come to know what you are buying? तो तुम बोलोगे हमको क्या करना है यार, मैं अंकल को बोल दूंगा बाथरूम में लगाना है बल्ब, लगा देंगे, ये छोटा कोई भी लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। तुम बल्ब खरीद रहे हो विच इज मे बी 100-200 रुपीज, जब तुम एक AC खरीदोगे तब क्या होगा? then you will want to know that how much energy will it consume, क्योंकि AC के बिल काफी सिग्निफिकेंट आते हैं, बल्ब का इतना नहीं आता होगा। और तुम सिर्फ क्या एक ही बल्ब यूज करते हो घर पे? नहीं, बहुत सारे रूम्स है, सब में बल्ब्स होंगे, सब में सारे बहुत सारे अप्लायंसेस होंगे। सो यू नीड टू नो ना हाउ मच एनर्जी यू आर कंज्यूमिंग। अचानक उठ के गवर्नमेंट ने एक बार किया ही है हमारे साथ, कि जो बिल आया था 35,000 49,000 कुछ भी बिल आ रहा है, so how you will fight with them? You will need to tell them that I have 8 bulbs in my home, LED इतने वॉट का, 3 AC, 1 TV, ये इतना घंटा चलता है, multiplied by this, and this is my amount which is 5,500 like every month. Why you are giving me 35,000?
सो ये आइडिया कंज्यूमर के पास होना चाहिए कि व्हाट यू आर यूजिंग, हाउ मच एनर्जी योर अप्लायंस विल कंज्यूम इफ यू प्लग इट इन. Why? Because if you plug it in and on it, you will be liable for paying the bill for the amount of energy you are utilizing for running this. You are not just buying one appliance, you are also buying the energy which is utilized to run this appliance. And that's why these specifications are given. तो इसका मीनिंग क्या है, अब ये समझो तो तुम्हें वॉट का जो आइडिया है ना वो क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट थिंग, that is 7 watt which is printed on the appliance. Okay, इसका मीनिंग है the appliance will use 7 joules of energy in 1 second. per second कितनी एनर्जी यूज करेगा? 7 जूल्स ये बल्ब 1 सेकेंड में. इसके लिए इसका वॉटेज 7 वॉट है. समझ में आया? नाउ यू नो दैट दिस बल्ब विल बी ऑन फॉर 3 आवर्स इन योर होम. 3 आवर्स में कितनी सेकेंड्स होती है? 3600 टाइम्स 3, 10800. 10800 टाइम्स 7 कर दो तो उतने जूल्स ऑफ एनर्जी इस बल्ब ने ले ली एक दिन में. मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दो तो पूरे मंथ में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी हो जाएगी वो पता चल जाएगा. वैसे तुम सारे निकाल सकते हो, बिल तुम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो. समझ में आया तुम्हें? सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, VI रेटिंग का क्या फायदा है? मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, P इज इक्वल टू V इंटू आई. बताया था ये फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI. पावर कितना है इसका? 220. आई एम सॉरी, वोल्टेज कितना है इसका? 220 पे चलता है ना ये. अच्छा, करंट कितना खींचता है, कितना ड्रॉ करता है? 51 टाइम्स 10 टू द पावर -3. कैलकुलेट करो, तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 7 वॉट आना चाहिए. मत करो कैलकुलेट, बोल रहा हूँ, कर लोगे तो उतना ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये रेंज में चलता है 220 टू 240 वोल्ट के. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 7 वोल्ट देगा तुम्हें. नाउ यू अंडरस्टैंड वोल्टेज करंट रेटिंग क्यों देते हैं. सो ये सारे स्पेसिफिकेशंस देने पड़ते हैं, हर एक अप्लायंस में वो लोग देते हैं. ओके, सो नाउ वॉटेज इज क्लियर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी. जब हमने मैकेनिक्स में मतलब काइनेमेटिक्स में मतलब तुम्हारे सेकेंड चैप्टर में ये फॉर्मूला या ये वॉट पढ़ा था, तो दैट वाज टोटली विथ रिस्पेक्ट टू दैट चैप्टर वेयर फोर्स and work done, mechanical work done was involved. Now we are not thinking that way. We are still using or understanding the same quantity but in context of electricity. So that makes a slight difference of understanding. बाकी मेजर चेंजेस नहीं. हाँ, फॉर्मूला भी हमने ये सारे नहीं पढ़े थे. पावर के ये फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे हमने? वी वर नॉट कंसर्न विद दीज फॉर्मूले. तुम्हें पता है हम जब वर्क डन पढ़ रहे थे तो 2 टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे. एक तो था F इंटू एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था mgh. सो दैट इज मैकेनिकल वर्क डन, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है, याद है तुम्हें? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. हाफ mv² mgh. और यहाँ पे एनर्जी के फॉर्मूला ही देखो अलग है सारे, सब करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म्स में. सो दैट इज द डिफरेंस. So now you have to study with this perspective, not that. Leave that old one behind. Okay. अच्छा, ये कुछ दूसरे यूनिट्स है पावर के, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट. ये क्यों यूज होते हैं किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट? बिकॉज ये जो पावर कंजम्पशन है ये सिर्फ तुम्हारे घर पे नहीं हो रहा, ये तुम्हारे जैसे millions of homes across the country, across the nation are using power. So जो power requirement है वो watt में enough नहीं होगी, मतलब it will be a very big number. So we need a bigger prefix to state that requirement. Energy requirement का जो unit है ना वो बड़ा होना चाहिए. Simple example देता हूँ. तुम्हें यहाँ से दूसरे सिटी में जाना, पुणे जाना है यहाँ से, तो तुम डिस्टेंस सेंटीमीटर में करोगे मेजर, तो किस में करोगे? तो डिड यू यूज अ बिगर यूनिट?
Why? Because you had to calculate a bigger distance. Similarly, if you want to calculate bigger power, which is required for the entire city, entire state, then is watt enough? No, you need bigger unit, kilowatt. 1 kilowatt is 1000 watts. 1 megawatt is 10 lakh watts, 10 raised to 6, and 1 gigawatt is 10 raised to 9. ठीक है, तो इस ये किसके लिए काम आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. For objective, you will have to remember this. ठीक है. ओके, अब आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच वॉज briefly introduced in that chapter, work, energy and power. Now I'm going to revisit that part and explain in detail. Please note down, everyone. Commercial unit of electric energy. पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कमर्शियल? Locally everywhere. पका. कमर्शियल का मतलब क्या? Commercial is something which can be bought or which can be sold, which has to do something with money. Commercial. Commercial word comes from the word commerce. Commerce comes from the concept of buying and selling. So commercial unit मतलब जिस यूनिट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को बेचा जाता है. कौन बेच रहा है? गवर्नमेंट. किसको बेच रहा है? तुमको. यू आर द कंज्यूमर, दे आर द प्रोवाइडर्स, right? So do they sell you the electrical energy in joules? Which unit they prefer to sell you the energy? That unit we are going to discuss over here. So if you notice, electrical energy के जो units अभी तक हमने पढ़े थे, I'm sorry, units नहीं, फॉर्मूले. एक था VIT, एक था I square RT और एक था V square T by R. और ये तीनों फॉर्मूले relevant नहीं है to to understand the origins of commercial unit of electric energy. ये तीनों फॉर्मूले काम के नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों में कहीं ना कहीं टर्मिनल वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है. तुम्हारे घर पे कितने सारे अप्लायंसेस है? क्या सब लोग एक ही टर्मिनल वोल्टेज पे चलते हैं? नहीं. क्या सब में एक ही करंट जाता है? नहीं. क्या सबका रेजिस्टेंस एक ही है? नहीं. दैट मीन्स नन ऑफ द थ्री फॉर्मूले विल बी यूजफुल. अच्छा, इसका और एक फॉर्मूला है एनर्जी का, जो पावर के टर्म्स में. डू यू सी दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर, या पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. P इज इक्वल टू E बाई टी. इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. करेक्ट. ये फॉर्मूला से हम लोग आगे काम करेंगे कमर्शियल यूनिट डिराइव करने के लिए. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखो, E is equal to P times T. You can ask this very relevant question to me, that why did you use this formula? Why you didn't use VIT or I square RT or V square T by R? I will say only one thing, because every appliance has got different voltage current rating, and to find that out is very tedious task. But every appliance has got only a single parameter on the basis of which I can find the amount of energy which it consumes, that is its power. Power P इसके पास है कितना है? 7 watt. टाइम T कितने टाइम के लिए यूज होता है? वो. तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, कितनी एनर्जी यूज हुई मिल जाएगी. So that's why this unit I will use for calculating commercial consumption of electrical energy. Okay.
पावर का एसआई यूनिट क्या है? वॉट। परफेक्ट। टाइम का एसआई यूनिट? सेकेंड। अब मैं ये प्रूव करूंगा तुम्हें पता है ना कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है ना? सो कैन यू डू यू एग्री विथ मी व्हेन आई से 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट टाइम्स 1 सेकेंड? ठीक है, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें क्या देगा? 1 जूल, है कि नहीं? अब मैं तुम्हें ये प्रूव करूंगा कि जो 1 जूल है ना बहुत छोटा यूनिट है। जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, यार यहाँ से तुम्हें पुणे जाना है तो डिस्टेंस तुम सेंटीमीटर में करते हो क्या मेजर? यू यूज अ लार्जर यूनिट। वैसे ही तुम्हारे घर पे जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको तुम जूल में कैलकुलेट नहीं कर सकते, और उसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ क्यों। रीजन ये है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, बट फर्स्ट लिसन टू मी। तुम्हारे घर पे अलग अलग टाइप के अप्लायंसेस, डिफरेंट टाइप्स, मेनी टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस। इसमें बल्ब है, फैन है, ठीक है, टीवी, एसी, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, ठीक है, ऑडियो सिस्टम है, कंप्यूटर है, सीपीयू, लैपटॉप्स है, चार्जिंग डिवाइस, क्या क्या है, राइट? तुम ये सब के जो एनर्जी कंजम्पशन है, क्या तुम वॉट में जब तुम ऐड करोगे, डोंट यू थिंक यू विल गेट अ वेरी बिग नंबर? जैसे ये अकेला बेचारा छोटू 7 वॉट का है, और बल्ब कितने तुम्हारे घर पे? एक ही बल्ब है क्या? कम से कम 10 बल्ब होंगे, यहाँ वहां इधर उधर। 10 टाइप की लाइट तो होगी होगी यार, मिनिमम। ठीक है, फैन तो 4 होंगे, टीवी तो 2 होते ही है सबके घर पे, एसी 2 होते हैं, फ्रिज, अरे चलो एक भी है, कोई टेंशन मत लो, फ्रिज एक है, वॉशिंग मशीन एक है, गीजर 5 होते हैं, 2 होते हैं, मजाक करो। फिर ये क्या लिखा था मैंने? ऑडियो सिस्टम एक या 2 होते हैं, एक, अरे ब्लूटूथ स्पीकर, ये स्पीकर आजकल तो हर, पता नहीं मतलब जहाँ वो क्या, एलेक्सा, एलेक्सा निकल गया, है ना? तो यहाँ पे एक ऑडियो सिस्टम, सीपीयू 5-6 नहीं, एक दो एक, ठीक है, मतलब है बहुत है यार, बहुत है। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। इफ यू एड ऑल द वॉटेजेस of each and every appliance, you'll get a big number. So is watt appropriate unit? Don't you think we should consider a bigger unit than watt for all these appliances taken together? Yes, we should definitely. So the thing is, why I'm explaining all this, क्यों बकवास कर रहा हूँ ये सब? क्योंकि वॉट को मैं कन्वर्ट करने वाला किलो वॉट में। हाउ डू आई कन्वर्ट वॉट इनटू किलो वॉट? ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट राइट हियर किलोवाट एंड देन विल टॉक अबाउट इट। मैंने वॉट को किलोवाट में लिख दिया। अच्छा, अब आती है टाइम की बारी। अब जैसे मैंने बताया बल्ब है, फैन है, क्या तुम उन सबको कुछ सेकंड्स के लिए यूज करते हो? मिनट्स के लिए यूज करते हो? पर डे यू यूज देम फॉर सम आवर्स। सो टाइम का जो अप्रोप्रिएट बड़ा यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Yes, so now we got a suitable unit for electrical power, which is kilowatt hour. Small k, capital W, small h. Kilowatt hour. अब समझ में आया लॉजिक, क्यों कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल या वॉट सेकेंड नहीं हो सकता? क्योंकि वो बहुत छोटा है, टाइनी। द काइंड ऑफ एनर्जी यू यूटिलाइज, उसके विथ रिस्पेक्ट टू दैट किलोवाट आवर इज द नीड ऑफ द आवर। तुम जब इलेक्ट्रिक बिल देखते हो ना, मेरे पास है नहीं बिल, नहीं तो मैं दिखाता अभी। इलेक्ट्रिक बिल में वो लोग जो कंजम्पशन देते हैं दैट इज इन यूनिट्स, यूनिट्स यूनिट्स लिखा होता है वहां पे। कभी चेक करना इलेक्ट्रिक बिल, यूनिट्स लिखा होता है, 400 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। हर महीने तुम्हारा यूनिट्स चेंज होगा। अब ठंड ज्यादा थी कुछ दिनों में पहले, तो हम फैन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी दोपहर को भी, तो यूनिट्स कम हो जाएंगे। यू आर नॉट यूजिंग एसी, फैन, नथिंग,
ठीक है, सो यूनिट्स कम हो जाएंगे। अब समर आएगा तो यूनिट्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यू अंडरस्टैंड? तो ये है तुम्हारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इसका मैं रिलेशनशिप बताऊंगा तुम्हें जूल्स के साथ। सो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल 1000 वॉट्स टाइम्स 3600 सेकेंड्स। करेक्ट लिखा है या गलत लिखा? 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती है। सही है कि नहीं? ओके, सो 1 किलो वॉट आर, एक मिनट मैंने सब गड़बड़ किया है, के छोटा W बड़ा H छोटा, या सो कितना हो गया 360000 जूल्स, क्योंकि वॉट टाइम्स सेकेंड्स इज नथिंग बट जूल्स। सो 1 किलो वॉट आवर इज 3.6 टाइम्स 10 to the power 6 जूल्स। मतलब 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 36 लाख जूल्स। 36 लाख। तुम्हें पता है तुम्हारा एवरेज कंजम्पशन कितना है? 400-500 किलोवाट आवर। मल्टीप्लाई विद दैट विद 36 lakh, the consumption you will get, if it would have been joules, you will get in some crores. Would you like to see that kind of bill? Some people will die with heart attack. करोड़ों में बिल आए एक्चुअली वो यूनिट्स है। So we always prefer a smaller number because it's easy to read and understand. So that's why the commercial unit is kilowatt hour. अभी समझ में आया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? किलोवाट आवर इज क्लियर? ओके, इसका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो बताया है यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इज 3.6 टाइम्स 10 to the power 6। चलो आज मैं तुम्हें नहीं पकाऊंगा ज्यादा, नहीं तो तुम लोग की लाश मिलेगी वहाँ, झाग निकलेगा मुंह से, मर जाओगे। नहीं आज नहीं, आज नहीं, और नहीं। 2 मिनट कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले, मजाक कर मजाक कर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, लेट्स स्टॉप। 7 बज गए, निकलो यार।